कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम थॉर है। थॉर बचपन में अपने दोस्तों के साथ एक बर्फ से ढके हुए इलाके में खेल रहा होता है, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और ठंड इतनी ज्यादा होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उस इलाके में एक नदी बहती है जिसका पानी बेहद खतरनाक और जमा देने वाली ठंड से भरा हुआ होता है। थॉर के दोस्त उसे हमेशा से कमजोर समझते थे, वे उसे कभी बराबरी का नहीं मानते थे। एक दिन खेलते खेलते उनका खिलौना नदी में बह रही बर्फ की एक तैरती हुई सिल्ली पर जा गिरता है। खिलौना वहां पड़ा है लेकिन उसे लाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि वो पानी इतना ठंडा है कि उसमें जाना मौत को न्योता देने जैसा है। सारे बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और धीरे धीरे सबकी नजरें थॉर पर आकर टिक जाती हैं। बिना कुछ कहे सब उसे चुनौती दे रहे होते हैं कि अगर हिम्मत है तो जाकर खिलौना लेकर आओ। थॉर के दिल में ये बात चुभ जाती है। वो सोचता है कि आज मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ। वो बिना एक पल गंवाए बर्फ की एक सिल्ली पर कूदता है, फिर दूसरी पर और किसी तरह खिलौने तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वापस लौटने लगता है तभी उसके पैरों के नीचे बर्फ की सिल्ली टूट जाती है और थॉर उस जमा देने वाले पानी में जा गिरता है। पानी इतना ठंडा होता है कि शरीर का हर हिस्सा सुन्न पड़ने लगता है। नदी की तेज धारा उसे तेजी से बहाने लगती है। तापमान इतना कम होता है कि चंद सेकंड भी ज्यादा लग जाएं तो जान जा सकती है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उसके दोस्त पास में ही थे। एक दोस्त ने आगे बढ़कर थॉर का हाथ पकड़ा और किसी तरह उसे पानी से बाहर खींच लिया। थॉर बुरी तरह कांप रहा था, सांसें अटक रही थीं। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब उसके माँ बाप को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और डर जाते हैं। वो थॉर को सख्त हिदायत देते हैं कि आज के बाद वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें डर है कि ये लड़का दोबारा अपनी जान खतरे में डाल लेगा। थॉर अंदर से टूट जाता है। उसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की थी लेकिन नतीजा ये निकला कि वो लगभग मर गया। इस नाकामी ने उसके आत्मविश्वास को बुरी तरह तोड़ दिया। वो खुद को हारा हुआ महसूस करने लगता है। कुछ साल बाद कहानी आगे बढ़ती है। थॉर अब बड़ा हो चुका है और उसने अपनी जिंदगी एक एडवेंचरर के तौर पर चुनी है। वो ऐसी जगहों पर जाता है जहां आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। वो अनजान और अनदेखी दुनिया को खोजने का काम करता है। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ऐसे टापू पर पहुंचता है जो बेहद अनोखा है। उस टापू पर इतने अलग अलग तरह के कबीले रहते हैं कि कोई भी इंसान वहां पहुंचकर हैरान रह जाए। अलग अलग रंग, अलग अलग बोली, अलग अलग रहन सहन। थॉर इस टापू पर रिसर्च करने आया है। वो जानना चाहता है कि इस विशाल समुद्र में बिखरे हुए इन टापुओं पर जो लोग रहते हैं उनकी असली जड़ें कहाँ हैं। उसके मन में एक सवाल बार बार घूमता रहता है कि इन कबीलों के असली पूर्वज कौन थे। सबसे पहले कौन लोग इस टापू पर आए थे और यहाँ अपनी आबादी बढ़ाना शुरू किया था। जवाब ढूंढने के लिए थॉर एक बुजुर्ग कबीलाई इंसान से मिलता है और घुमा फिराकर उससे उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछता है कि उनके पूर्वज कौन थे, वो कैसे दिखते थे और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे थे। वो बुजुर्ग इंसान उसे वही बताता है जो उसे उसके अपने माँ बाप ने बताया था। वो कहता है कि हर चीज की शुरुआत पूरब से होती है और अंत पश्चिम में। हमारे ताकतवर पूर्वज एक बड़े से टापू से चले थे जो पूरब की दिशा में था। वो सूरज की दिशा में यानी पश्चिम की तरफ चलते रहे और रास्ते में जो भी टापू मिला वहां रुकते गए, बसते गए और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते गए। ये सुनकर थॉर चौंक जाता है, क्योंकि जो भूगोल की जानकारी उसे है उसके मुताबिक उस दिशा में कोई बड़ा टापू है ही नहीं। थॉर के मन में शक होता है कि शायद ये बुजुर्ग सच नहीं बोल रहा, लेकिन एक एडवेंचरर होने के नाते वो जानता है कि बिना पक्के सबूत के किसी की बात को झूठ नहीं कहा जा सकता। उसके अंदर एक गहरी जिज्ञासा जन्म ले लेती है। वो तय करता है कि वो इन पूर्वजों की सच्चाई को खोज कर रहेगा। वो उस टापू पर सालों तक रुकता है और अपनी रिसर्च जारी रखता है। काफी साल बाद कहानी शहर में आ जाती है। थॉर एक पब्लिशर के पास जाता है और चाहता है कि उसकी सालों की रिसर्च को किताब की शक्ल मिले। वो पब्लिशर के सामने बैठकर अपनी थ्योरी रखता है। वो कहता है कि उस टापू पर रहने वाले कबीले एशिया से नहीं आए थे जैसा कि आज तक माना जाता रहा है, बल्कि वो एक ऐसे टापू से आए थे जो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ था और पूरब की दिशा में था। सदियों से दुनिया के बड़े बड़े विद्वान यही मानते आए थे कि उस टापू पर लोग एशिया की तरफ से आए, क्योंकि एशियाई लोगों के पास बड़े और मजबूत जहाज थे जो इतने बड़े समुद्र को पार करने में सक्षम थे। लेकिन थॉर पूरी दृढ़ता से कहता है कि सबसे पहले वहाँ साउथ अमेरिका के लोग पहुँचे थे, एशियाई नहीं। ये सुनकर पब्लिशर फौरन उसकी बात को नकार देता है। वो कहता है कि प्राचीन अमेरिकी लोगों के पास इतने बड़े समुद्र को पार करने की न तो तकनीक थी और न ही उस तरह के जहाज, जबकि एशियाई लोगों के पास ये दोनों चीजें मौजूद थीं। लेकिन थॉर अपनी बात पर अडिग रहता है। दोनों के बीच काफी देर तक बहस चलती है और आखिरकार पब्लिशर थॉर को एक चुनौती दे देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें सच में यकीन है कि साउथ अमेरिका के लोग सबसे पहले
उस टापू पर पहुंचे थे तो ये साबित करो। उसी तरह के पुराने और साधारण बेड़े पर सवार होकर खुद वहां तक पहुंचो जैसे उन पूर्वजों के पास होता था। अगर तुम ये कर दिखाओ तो मैं तुम्हारी रिसर्च छापने के लिए तैयार हूँ। ये चुनौती बेहद बड़ी है। एक छोटे से बेड़े पर बैठकर विशाल समुंदर पार करना जान की बाजी लगाने से कम नहीं, उस समुंदर में जहाँ बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। लेकिन अगर ये मुमकिन हो जाए तो उसकी थ्योरी को दुनिया मानने पर मजबूर हो जाएगी। थॉर बिना एक पल सोचे इस चुनौती को कबूल कर लेता है। अब थॉर को पैसों की जरूरत है। वो कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के पास जाता है। वो उन्हें समझाता है कि वो हजारों मील का समुंदर पार करने वाला है, किसी आधुनिक जहाज पर नहीं बल्कि एक पुराने तरीके से बने हुए साधारण बेड़े पर। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा करता है कि साउथ अमेरिका के लोग ही सबसे पहले उस टापू पर पहुंचे थे और वो ये साबित करके दिखाएगा। लेकिन इन्वेस्टर्स उस पर भरोसा नहीं करते। वो उसके प्लान को नामुमकिन और बेवकूफी भरा बताकर ठुकरा देते हैं। उनके मुताबिक इतने बड़े और खतरनाक समुंदर को एक छोटे से बेड़े पर पार करना आत्महत्या के बराबर है। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया और दशकों की रिसर्च को इस तरह से पलटना संभव नहीं है। थॉर निराश होकर वहां से निकलता है। उसका जज्बा और लगन बेमिसाल है, लेकिन बिना किसी के सहारे के ये जज्बा भी बेकार लगने लगता है। हारे हुए मन से वो एक बार में जा पहुंचता है जहां कई पुराने और तजुर्बेकार नाविक बैठे हुए होते हैं। थॉर उन सब के सामने अपना प्लान रखता है। वो बताता है कि वो समुंदर को बेड़े पर पार करने वाला है। वो अपने बेड़े का डिजाइन भी उनके सामने बिछा देता है। वो कहता है कि वो अपनी टीम बना रहा है और जो भी इस मिशन में शामिल होगा उसे पहचान भी मिलेगी और पैसा भी। उसका आत्मविश्वास बेहद पुरजोर है, लेकिन एक पुराना नाविक उससे सवाल करने लगता है। वो कहता है कि मैंने जिंदगी भर समुंदर की सवारी की है और मुझे पता है कि इस तरह के नाजुक बेड़े पर इतना बड़ा समुंदर पार करना एकदम पागलपन है। वो थॉर को सीधे शब्दों में चेतावनी देता है कि ये मिशन मौत को दावत देना है। वो बेड़े के डिजाइन की भी आलोचना करता है और कहता है कि इसकी रस्सियां कुछ ही दिनों में टूट जाएंगी। वो साफ कह देता है कि वो इसमें शामिल नहीं होगा। थॉर मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी एक शख्स जो चुपचाप ये सब सुन रहा था उसके पीछे बाहर आ जाता है। उसका नाम हे है। वो थॉर से कहता है कि मुझे तुम्हारी रिसर्च में दिलचस्पी है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। फिर हे खुलकर बताता है कि वो असल में एक इलेक्ट्रीशियन है जो गुजारे के लिए इधर उधर छोटे मोटे काम करता है। लेकिन थॉर की बात सुनकर उसके दिल में कुछ जाग उठता है और वो इस मिशन में शामिल होने का फैसला कर लेता है। थॉर बहुत खुश होता है। उसकी टीम बनना शुरू हो गई है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल अभी भी बाकी है। पैसे अभी तक नहीं मिले हैं और बिना पैसों के न सामान होगा न राशन। इसी दौरान थॉर को उसकी बीवी का फोन आता है। वो बहुत परेशान है क्योंकि थॉर काफी समय से घर नहीं आया है। त्योहारों का मौसम नजदीक है और वो चाहती है कि थॉर घर लौट आए, लेकिन थॉर साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अभी मेरा मिशन ज्यादा जरूरी है। उसकी बीवी बहुत फिक्रमंद है। वो जानती है कि थॉर को तैरना तक नहीं आता और वो 2 बच्चों का बाप है। उसे लगता है कि थॉर एक खतरनाक सपने के पीछे अपनी जिम्मेदारियां भूल रहा है, लेकिन थॉर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने अपनी जिंदगी के कई साल इस रिसर्च को दिए हैं। वो अपनी बीवी से कह देता है कि अब तुम्हें अकेले ही सब संभालना होगा। फोन रखता है और सीधा बंदरगाह की तरफ चल देता है। बंदरगाह पर उसे पता चलता है कि 3 और लोग उसके मिशन में शामिल हो गए हैं, यानी उसकी मुख्य टीम अब पूरी हो चुकी है। अब बारी है बेड़ा बनाने की। थॉर अपनी टीम को इकट्ठा करता है और बड़े बड़े लट्ठों के बीच खड़े होकर साफ कह देता है कि ये बेड़ा बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसे हमारे पूर्वजों ने बनाया होता। डिजाइन पहले से तैयार है और उसमें किसी भी तरह का आधुनिक बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी आधुनिक चीज इसमें जोड़ी गई तो विरोधी कहेंगे कि ये प्रयोग ईमानदार नहीं था। इसलिए ये सफर एक बिल्कुल साफ और पक्की परीक्षा होनी चाहिए। बेड़ा बनने का काम तेज रफ्तार से शुरू हो जाता है और थॉर पैसों की तलाश भी जारी रखता है। वो कई बड़े लोगों के पास जाता है, लेकिन हर जगह से मायूसी ही हाथ लगती है। लेकिन आखिरकार एक बिजनेसमैन ऐसा मिलता है जो थॉर की लगन और उसकी रिसर्च की गहराई को समझता है। वो थॉर की पूरी बात सुनता है और इस मिशन को फंड करने के लिए राजी हो जाता है। टीम को वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी उन्हें जरूरत थी। जल्द ही इस हिम्मत भरे मिशन की खबर अखबारों में आने लगती है। लोग पढ़कर हैरान होते हैं कि कुछ लोग एक छोटे से पुराने बेड़े पर बैठकर विशाल समुंदर पार करने की कोशिश करेंगे। टीम को लोगों का ध्यान मिलने लगता है। एक रिपोर्टिंग कंपनी का कैमरामैन थॉर के पास आता है और पूरे सफर को कैमरे में कैद करने के लिए टीम में शामिल होने की इजाजत मांगता है। थॉर को लगता है कि इससे उनकी विश्वसनीयता और बढ़ेगी, इसलिए वो उसे भी टीम में शामिल कर लेता है। रवानगी के दिन बंदरगाह पर भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन माहौल जश्न जैसा नहीं बल्कि विदाई जैसा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यकीन है कि ये टीम मौत की तरफ जा रही है। उनकी विदाई किसी अंतिम अलविदा की तरह लगती है, लेकिन थॉर और उसकी टीम बेड़े पर गर्व से बैठते हैं और उन्हें महसूस होता है कि वो किसी ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। समुंदर में उतरने के बाद कुदरत और समुंदर उनकी असली परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। टीम किनारे से बहुत दूर निकल आती है। पास में सिर्फ हाथ से बना बेड़ा है, सीमित राशन है, एक छोटी लाइफ बोट है और बाहरी दुनिया से संपर्क
के लिए एक रेडियो सेटअप है। हर किसी ने अपना काम बांट लिया है, लेकिन रात ढलते ही समुंदर का मिजाज बदल जाता है। ऊंची ऊंची लहरें बेड़े पर टूट पड़ती हैं, पानी चारों तरफ से घुसने लगता है और बेड़ा खतरनाक तरीके से हिलने लगता है। थॉर और एक साथी बाहर आकर बेड़े को मजबूती से थामने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक जोरदार झटके में थॉर का पांव फिसल जाता है और वो सीधे समुंदर में जा गिरता है। थॉर को तैरना नहीं आता। उस अंधेरे पानी में वो कुछ पल के लिए बिल्कुल बेबस हो जाता है, लेकिन उसके साथी फौरन हरकत में आते हैं और उसे वापस बेड़े पर खींच लेते हैं। अगली सुबह जब रोशनी होती है तो टीम को अंदाजा होता है कि रात की उस तूफानी लहरों ने उनके बेड़े को कितना नुकसान पहुंचाया है। कई लट्ठे टूट चुके हैं या दरक गए हैं और सफर अभी शुरू ही हुआ है। आगे का रास्ता बेहद लंबा है और कोई नहीं जानता कि अभी और क्या क्या मुसीबतें सामने आने वाली हैं। अगले दिन सुबह जब टीम अपने अपने काम में लगी होती है, तभी पानी के नीचे कुछ हलचल दिखती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक व्हेल शार्क उनके बेड़े के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। थॉर फौरन सबको शांत रहने को कहता है। वो समझाता है कि व्हेल शार्क आमतौर पर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती और खुद ही चली जाएगी, लेकिन है बुरी तरह घबरा जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये विशाल मछली बेड़े को टक्कर मारेगी, पलट देगी और सब मर जाएंगे। थॉर के साफ आदेश के बावजूद हे एक नुकीला हथियार उठाता है। बाकी साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और सीधे व्हेल शार्क पर भाला फेंक देता है। भाला उसके शरीर में गहरा धंस जाता है और जैसे ही वो घायल जानवर समुंदर की गहराई में जाने लगता है, तभी सबको एहसास होता है कि भाले से बंधी रस्सी का दूसरा सिरा अभी भी बेड़े से जुड़ा हुआ है। अचानक पूरा बेड़ा एक जोरदार झटके के साथ खिंचने लगता है। ऐसा लगता है कि पूरी संरचना ही तहस नहस हो जाएगी। बेड़ा खतरनाक तरीके से एक तरफ मुड़ने लगता है। टीम हड़बड़ाहट में रस्सी काटने की कोशिश करती है और आखिरी पल में किसी तरह रस्सी काट दी जाती है। बेड़ा बच जाता है। सब है पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मामला हाथापाई तक पहुंचने लगता है, लेकिन थॉर बीच में आकर सबको रोकता है और कहता है कि इस मिशन में फैसले का आखिरी हक सिर्फ उसे है। फिलहाल सब मान जाते हैं, लेकिन टीम की एकजुटता में एक दरार पड़ चुकी है। दिन गुजरते जाते हैं और राशन कम होने लगता है। जिस बड़े रेडियो पर वो बाहरी दुनिया से जुड़े थे, वो अचानक बंद हो जाता है और वो पूरी तरह दुनिया से कट जाते हैं। अकेलेपन का ये एहसास बेहद भारी होता है का मानसिक हाल बिगड़ने लगता है। वो बहुत नकारात्मक हो जाता है। वो बार बार कहता है कि बेड़े के लट्ठे ढीले पड़ रहे हैं और एक दिन ये टूट जाएगा। वो थॉर को याद दिलाता है कि उसने पहले भी बेड़े को और मजबूती से बांधने की बात कही थी, लेकिन थॉर ने नहीं माना। थॉर फिर भी अपनी बात पर डटा रहता है। अगर ये मिशन पक्का होना है तो पूर्वजों की पुरानी तकनीक ही इस्तेमाल होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कैमरामैन, जिसका काम पूरे सफर को रिकॉर्ड करना है, वो बेड़े से थोड़ी दूर छोटी लाइफ बोट में जाकर बैठ जाता है ताकि पूरे बेड़े की चौड़ी तस्वीरें ले सके। वो कैमरे में टीम की मेहनत और लगन को कैद कर रहा होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसके आसपास पानी हिलने लगता है और कई शार्क उसकी लाइफ बोट के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती हैं, जैसे सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। थॉर वक्त रहते ये देख लेता है और फौरन रस्सी से लाइफ बोट को बेड़े की तरफ खींचता है। कैमरामैन बाल बाल बच जाता है। थॉर सोचने लगता है कि इतनी शार्क एक साथ क्यों जमा हो रही हैं, क्योंकि शार्क आमतौर पर खून या तेज हलचल की तरफ आती हैं, लेकिन टीम को हर वक्त सतर्क रहना होगा, ये बात साफ हो जाती है। टीम के एक सदस्य ने अपने साथ अपना प्यारा तोता लाया था, क्योंकि वो उसे छोड़कर नहीं आ सका था। तभी वो तोता उड़कर पानी पर जा बैठता है, शायद पानी पीने के लिए। चंद सेकंड में एक शार्क नीचे से आती है और उस तोते को निगल जाती है। वो टीम का सदस्य तड़प उठता है। वो चीखता है, गुस्से से कांपता है और बदले की आग में जलने लगता है। वो मौका ताकता है और जब एक शार्क बेड़े के पास आती है तो वो उसे पकड़ लेता है। दूसरे साथियों की मदद से वो उसे बेड़े पर खींचता है और चाकू से उसे मार देता है। उसका गुस्सा उसे समुंदर के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक को मारने पर मजबूर कर देता है, लेकिन इस फैसले का नतीजा तुरंत सामने आता है। खून पानी में फैलता है और खून की खुशबू पाकर शार्कों का पूरा झुंड उनके बेड़े के पास आ जाता है। हालात और खतरनाक हो जाते हैं और टीम में फिर से तनाव भड़क उठता है। इसी उलझन में हे एक बार फिर स्टील के तार लेकर आ जाता है और कहता है कि अब तो बेड़े को इनसे मजबूत करना ही होगा, नहीं तो ये बिखर जाएगा। लेकिन थॉर एक बार फिर मना कर देता है। वो कहता है कि हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने किया था, कोई आधुनिक बदलाव नहीं। गुस्से में वो उन तारों को उठाकर समुंदर में फेंक देता है। हे तिलमिला जाता है। अपनी बात बार बार नजरअंदाज होते देख और मानसिक दबाव में टूटते हुए वो अपना संतुलन खो बैठता है और सीधे उन शार्क भरे पानी में जा गिरता है। उसके शरीर पर खून के निशान हैं, जिससे शार्क फौरन उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन टीम तुरंत हरकत में आती है और हे को किसी तरह वापस बेड़े पर खींच लिया जाता है। वो बच जाता है, लेकिन उसका मानसिक हाल अभी भी खराब है। अब हर कोई जान चुका है कि आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। राशन लगभग खत्म हो चुका है। जिस्मानी ताकत जवाब देने लगी है और मानसिक हालत दबाव में टूटती जा रही है।
कुछ साथी पूरी तरह उम्मीद खो बैठते हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी है। टीम का नेविगेटर, जो पुराने औजारों की मदद से सही रास्ता दिखाने का काम करता है, वो थॉर से कहता है कि अगर वो सही रास्ते पर होते तो अब तक जमीन दिखनी चाहिए थी। शक फैलने लगता है और कई साथी थॉर पर आरोप लगाते हैं कि वो उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। लेकिन थॉर अकेला वो इंसान है जो यकीन रखता है कि वो सही दिशा में है। वो सबको हिम्मत रखने को कहता है। तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जाता है। फिर एक सुबह नेविगेटर अपना हिसाब लगाता है और उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो सबको हिला देता है। वो एकदम सही जगह पर है। अगर हिसाब सही है तो कुछ ही दिनों में टापू नजर आ जाएगा। ये खबर फैलते ही पूरी टीम में राहत और खुशी की लहर दौड़ जाती है। इतने दुख और तकलीफ के बाद ये पहली अच्छी खबर है और थॉर पर जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। और तभी एक और चमत्कार होता है। रेडियो अचानक काम करने लगता है। वो बाहरी दुनिया से संपर्क करते हैं और खबर फैल जाती है कि वो अपनी मंजिल के करीब है। शहर में जो पब्लिशर और इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने थॉर को ठुकरा दिया था, वो ये खबर देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक हाथ से बना बेड़ा सच में इतना बड़ा समुंदर पार कर रहा है। अगर थॉर की टीम ये साबित कर दे कि साउथ अमेरिका के लोग एक पुराने बेड़े से उस टापू तक पहुंच सकते थे, तो दशकों की मानी हुई रिसर्च एक रात में पलट सकती है। बेड़े पर थॉर और उसकी टीम पूरी ताकत से सही दिशा बनाए रखती है। वो पूरी तरह पुरानी नेविगेशन तकनीक पर निर्भर है, बिल्कुल वैसे जैसे उनके पूर्वज करते थे। सूरज की दिशा से पूरब और पश्चिम का अंदाजा लगाते हुए वो पश्चिम की तरफ बढ़ते रहते हैं। जहाँ सूरज उगता है वो पूरब है और जहाँ डूबता है वो पश्चिम। इसी अनदेखे रास्ते पर चलते हुए वो उस रहस्यमय टापू की तरफ बढ़ते हैं जहाँ इस तरह से आज तक कोई नहीं पहुंचा था। शहर में उनका सफर हर जगह छाया हुआ है। थॉर की टीम अब दुनिया में जानी पहचानी हो चुकी है। अब बस एक ही सवाल है कि क्या वो अपनी थ्योरी साबित कर पाएंगे और क्या वो जिंदा वापस भी आ पाएंगे। कुछ और दिन गुजरते हैं और एक सुबह एक साथी अचानक आसमान में पक्षियों को उड़ते देखता है। ये इस बात का साफ संकेत होता है कि जमीन पास है। पूरे बेड़े पर उत्साह की लहर दौड़ जाती है। सब क्षितिज पर नजरें टिका देते हैं और फिर वो पल आता है। वो टापू जो अब तक सिर्फ किस्सों और थ्योरियों में था, वो आंखों के सामने नजर आता है। थॉर की आंखें भर आती हैं। वो सोचता है कि शायद इस टापू पर उसके उन पूर्वजों के कुछ सुराग मिले जो इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ तक आए थे। वो टापू की तरफ बेड़ा मोड़ते हैं, लेकिन असली खतरा किनारे के पास है, जहाँ लहरें बहुत तेज और ताकतवर हैं। एक भी गलत कदम उनके बेड़े को तोड़ सकता है। इसलिए पूरी टीम बैठकर एक मुकम्मल प्लान बनाती है। हर लहर का हिसाब लगाया जाता है, धारा की ताकत को समझा जाता है और वक्त का सही इस्तेमाल सोचा जाता है। हर साथी अपनी राय देता है और थॉर एक सच्चे लीडर की तरह सबकी बात सुनता है और एक मिला जुला मजबूत प्लान तैयार करता है। वो देखते हैं कि एक खास लहर के बाद बहुत ताकतवर लहरों की एक कतार आती है। किनारे पर चट्टाने हैं और सीधी टक्कर जानलेवा हो सकती है। इसलिए तय होता है कि उस खास लहर के गुजरने तक बेड़े को रोके रखो और फिर सही वक्त पर छोड़ दो, ताकि आने वाली तेज लहर उन्हें काबू से किनारे तक ले जाए। प्लान तैयार है। सब उस सही लहर का इंतजार करते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। बेड़े को थामने वाली रस्सी वक्त से पहले ही टूट जाती है। वो बहुत जल्दी छूट जाते हैं। मुख्य लहर आने से पहले ही लहरें बड़ी और खतरनाक होती जाती हैं और बेड़ा पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वो उम्मीद से ज्यादा तेजी से किनारे की तरफ खिंचते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। थॉर और उसकी पूरी टीम को पानी में कूदना पड़ता है ताकि चट्टानों से टकराकर कुचले न जाएं। बेड़ा चट्टानों से जा टकराता है और पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन एक चमत्कार होता है। टीम का कोई भी सदस्य नहीं मरता। एक एक करके सब किसी तरह किनारे पर आ जाते हैं। जैसे ही वो जमीन पर पांव रखते हैं तो सच्चाई अंदर तक उतर जाती है। उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। आम लोगों ने सीमित तजुर्बे के साथ एक पुराने हाथ से बने बेड़े पर बैठकर एक विशाल और खतरनाक समुंदर को पार कर लिया और सिर्फ जिंदा नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी थ्योरी को भी साबित कर दिया जिसे दुनिया ने कभी मानने से इनकार किया था। साउथ अमेरिका के लोग उसी तरह के पुराने बेड़े पर उस टापू तक पहुंच सकते थे। थका हुआ लेकिन फतहमंद थॉर और उसकी टीम अपना बचा हुआ सामान किनारे पर रखती है और पूरी तरह जान जाती है कि उन्होंने इतिहास बदल दिया है। टीम का हर सदस्य अपार गर्व महसूस करता है और थॉर के लिए ये पल जिंदगी भर का सपना पूरा होने जैसा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये पूरी कहानी सच्ची है। थॉर एक असली इंसान था। उसकी टीम सच में मौजूद थी और उन्होंने सच में एक पुराने बेड़े पर बैठकर ये समुंदर पार किया था और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया था। ये कहानी उनकी उसी असली यात्रा से प्रेरित है। थॉर और उसकी टीम ने हार नहीं मानी और वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। नतीजतन वो दुनिया भर में मशहूर हो गए और हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गए। जिस बेड़े ने उन्हें हजारों मील का समुंदर पार कराया उसका नाम था कोन तिकी और उसे आज भी बहुत संभाल कर रखा गया है ताकि आने वाली नस्लें इस अद्भुत कारनामे को याद रखें। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है।